हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गजराज BR क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं और दुआएं हैं सभी के साथ में जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि सबका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन तो सबका नहीं हो सकता क्योंकि सीटें जो है वो लिमिटेड है। जो मेहनत कर रहा है दिन रात तो ऊपर वाला भी उसी के साथ देता है दोस्तों। फिर भी हम तो दुआ कर सकते हैं कि सबका सिलेक्शन हो। देखिए, टॉपिक की बात करें तो ज्योग्राफी वाला जो टॉपिक था राजस्थान का से संबंधित कृषि का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कल, और उसमें कृषि का जो टॉपिक था उसका थोड़ा रूपरेखा मैंने बता दिया था कि जब कृषि की बात आती है तो हम पढ़ते हैं कि विश्व के संदर्भ की बात करें तो कृषि का सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि जो हरित क्रांति के जनक है वो किसे कहा जाता है। तो विश्व स्तर पर देखें तो हम लोग पढ़ लेते हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग करके, जो कि USA के होते हैं। मैं कल बता चुका था 1914 में जन्म होता है, सन 2009 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और वो टेस्टिंग करते हैं, जो गेहूँ सेलेक्ट करते हैं वो होता है मैक्सिको का, प्लस USA का जो गेहूँ होता है। दोनों में अनुसंधान करके एक नई पीढ़ी का उन्होंने जनरेट किया करते हैं जिससे कि उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। इस आधार पर हमने पढ़ लिया था। ऐसे ही चीज़ें भारत के संदर्भ में हमने भी पढ़ा था कि भारत के संदर्भ में भी डॉक्टर स्वामीनाथन जो हैं, जो कि तमिलनाडु के थे, उन्होंने भी ये टेस्ट किया था। और जो उन्होंने टॉपिक लिया था, सब्जेक्ट लिया था, वो सेम था। उन्होंने भी गेहूँ के ऊपर ही सर्च किया था और जो गेहूँ लिए थे वो भी उन्होंने भी मैक्सिको का गेहूँ लिया था। यहाँ से क्वेश्चन पुट हो जाता है कि कौन सा गेहूँ था, किस देश का था, सिलेक्शन किया था। तो ये याद रखें कि मैक्सिको का जो गेहूँ था उसकी जनरेशन लेते हैं वो, और भारत का जो गेहूँ होता है उसको दोनों के साथ में जो क्रिया कराते हैं तो एक नई एक जनरेट जो क्रिया बनती है उसके बाद में जो नई गेहूँ का उत्पादन होता है जिसे हम लोग संकर गेहूँ बोल लेते हैं। और जो नई चीज़ें क्रिएट होती है जिससे कि उत्पादन क्षमता जो है बढ़ जाए। इसी आधार पर उन्होंने भारत के जो जितने भी राज्य हैं, लगभग 29 राज्य, उन्होंने पूरा उसका भौगोलिक, उसका वातावरण वगैरह टेस्ट करने के बाद हम ये डिसाइड किया कि इस गेहूं के लिए उत्पादन जो है हम लोग यदि टेस्टिंग करेंगे, अनुसंधान करें तो पंजाब सबसे बेस्ट एरिया है, या फिर हरियाणा है, या फिर UP है। यहाँ से ग्रुप से आपको तीनों में से पूछ लेगा। बताइए स्वामीनाथन ने किस राज्य को इसमें सम्मिलित नहीं किया था? तो नहीं किया था। आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं निम्न में से नहीं है। पहले पूछा जाता था कि कौन सा है, अब पूछा जाता है कौन सा नहीं है। तो आपको तीनों याद होने चाहिए। चौथा याद नहीं है तो आप निकाल सकते हो कि हाँ ये नहीं है। ये चीज़ें कल क्लियर हो गई थी। अब हमने ये भी पढ़ लिया था कि राजस्थान की जो कृषि जो जलवायु क्षेत्र है उसको देखें। भारत के संदर्भ में बात करें, याद हो, देखो भारत के संदर्भ में कृषि जलवायु क्षेत्र को, भारत कृषि जो जलवायु क्षेत्र है उसको हमने 15 भागों में बांटा है दोस्तों। याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर ले तो भारत का जो संपूर्ण कृषि जलवायु क्षेत्र है उसको 15 भागों में बांटा गया था। दूसरी, यदि हम लोग जैसे राजस्थान पढ़ेंगे तो याद रखिए राजस्थान के संदर्भ में पढ़े तो राजस्थान का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को कृषि जलवायु के आधार पर 10 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर ये याद रखें कि कौन कौन से जलवायु क्षेत्र हैं जिसके आधार पर कृषि में विभाजन होता है और कौन सा नवीन है, यहाँ से भी पूछ लेता है। तो याद रखें, मैं नवीन बता देता हूँ आपको। नवीन जो कृषि जलवायु क्षेत्र है दोस्तों वो है एक तो गंगानगर, जिसको अभी बनाया गया था, गंगानगर है जो कि अभी बनाया गया था। दूसरा पूछे आपसे तो सीकर है, सीकर में भी कृषि जलवायु क्षेत्र बनाया गया है। एक तीसरे की बात करें तो दोस्तों जालोर, ये नवीनतम है। इन तीनों में ही नवीनतम कृषि जलवायु जो क्षेत्र है वो बनाए गए तीनों ही। इससे पहले 7 ही थे। ये तीनों जब बनाए गए इससे पहले 7 ही थे। इसके अलावा इनका लोगों का आप याद रखें कौन कौन से नवीन थे। अब बात करें हम जिसकी बात कर रहे थे कि राजस्थान में जो कृषि हो रही है या चाहे बाहर के संदर्भ में हो, तो हमने क्या किया था, इसको 3 भागों में बांट लिया था। कृषि की बात कर रहे थे और राजस्थान की बात कर रहे थे। शॉर्ट में राजस्थान भी लिख देता हूँ। इस टॉपिक चल रहा था हमारा। टॉपिक की बात करें दोस्तों तो हमने ये पढ़ा था कि राजस्थान की जो फसलें हैं उस फसल को हमने अलग अलग नाम दे दिया था। एक हमने पढ़ा था खरीफ, दूसरा जो पढ़ा था हमने रबी, और जो तीसरी प्रकार की जो फसल होती है राजस्थान में उससे कहते थे हम लोग जायद या ग्रीष्मकालीन की फसल। ये कल बातचीत हो चुकी थी। इसमें हमने ये भी पढ़ा था, इसी फसल को उपनाम पूछा आपसे, उपनाम तो याद रखो इसी फसल को हम लोग सियालू और इसी फसल को हम लोग शालू की फसल भी बोल देते हैं। शालू या शालू की फसल भी बोल देते हैं। इसी का उपनाम पूछे, देखो इसी फसल को हमने कल पढ़ा था
कि उनालू की फसल भी इसी को बोल देते हैं। तीसरी बात करें जायद की, तो जायद में याद रखें दोस्तों, इसे हमने पढ़ा था ग्रीष्म काल की कृषि। ये 3 प्रकार की बातें हम लोग कल पढ़ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे जो बनेगा ये बनेगा कि इस कृषि के अंदर जिसका जो समय होता है वो कब होता है। याद रखें, देखो इसकी 2 बातें याद रखें। एक तो होती है यहाँ पर इसकी बुआई कब होगी, याद रखें इसको। बुआई का जो समय होता है जून जुलाई से लेकर के मध्य जून से लेकर के मध्य जो जुलाई का समय होता है वो। और कभी कभी क्या होता है मध्य जून से पहले भी यदि बरसात क्या होता है वर्षा पहले आ जाती है तो क्या कर देता है पहले भी बोई जाती है, जो हम आम भाषा में बोल लेते हैं अगेती खेती। अगेती का मतलब ये होता है 15 दिन पहले क्या हो जाता है, जैसे किसी किसी क्षेत्र में राजस्थान में लोग अगेती हो जाती है, 15 दिन से पहले ही बोई जाती है और फिर बाद में हो जाती है, इसे हम लोग पछेती बोल देते हैं। ये आम भाषा का वर्ड है, जिसकी जो भी खेती वगैरह करते हैं उनको तो अच्छी तरह से पता है। तो याद रखें मध्य जून का समय, ज्योग्राफिकल की बात करें तो मध्य जून से लेकर के मध्य जुलाई का जो समय होता है इसमें बोई जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होगा कि इसकी कटाई की जाती है। इस बात को मैं कल क्लियर कर चुका था। खरीफ का मतलब ये है कि ऐसी फसल जो कि कब काटी जा रही है दोस्तों, शालू का मतलब शाला बोल देते हैं, या इंग्लिश वर्ड की बात करें तो हम लोग जो शीत ऋतु का समय होता है इस वर्ड में क्या किया जाता है, इस फसल को काट ली जाती है। कटाई देखो हम लोग याद रखें, कटाई का जो समय होगा यहाँ पर अक्टूबर से लेकर के मध्य अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक, शॉर्ट में लिख देता हूँ दोस्तों। कटाई का जो समय होगा इसका अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पुटअप होगा ये होगा यहाँ पे कि इसकी मुख्य फसल कौन सी है। मुख्य फसल राजस्थान के संदर्भ में मुख्य फसल की बात करें तो खरीफ की जो मुख्य फसल है दोस्तों वो है चावल। फिर भी दूसरा क्वेश्चन और पुटअप हो जाए कि दूसरी फसल कौन सी है, तो याद रखें बाजरा। चावल के संदर्भ में मैं बता दूं विश्व में सर्वाधिक जो चावल उत्पादन करता है वो चीन करता है और नंबर 2 पे भारत है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग चावल की बात कर रहे हैं और चावल वैसे राजस्थान में बात करेंगे कि चावल वैसे राजस्थान बूंदी में उत्पादन होता है। सर्वाधिक की बात करें बाजरा जो है हमारा जो जयपुर और अलवर एरिया में सर्वाधिक होता है। इसकी सबकी बात करेंगे एक चीज़ की। यहाँ पर हम लोग मुख्य बातों को सिलेक्शन कर रहे हैं। अभी जो फैक्ट हैं खरीफ की बात कर रहे थे, उपनाम स्यालू या स्यालू बोल दे। बुआई के समय पूछे तो मई जून से लेकर के जून जुलाई के मध्य जो एरिया ये वाला होगा दोस्तों। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन पुटअप होगा ये पुटअप कर सकता है कि जो कटाई का समय है वो कब है, तो याद रखिए जब भी हमारी दीपावली का जो मौसम होता है तो दीपावली से पहले ही क्या कर लेते हैं हम लोग इसकी कटाई कर लेते हैं 10-15 दिन पहले। और जो गर्मी का जो मौसम आता है उससे पहले क्या करते थे हम लोग इसको खा पी के खत्म कर देते हैं, क्योंकि क्या करते हैं गर्मी के मौसम में इसको खा नहीं सकते। क्यों बाजरा को, इसलिए क्योंकि गेहूं की अपेक्षा इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की क्षमता होती है वो जो प्रोटीन की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, गर्मी होती है इसलिए इसको खा नहीं सकते। इसलिए क्या कर देते हैं मार्च से पहले ही इसका जो जो प्रक्रिया होती है खाद्यान्न की वो खत्म हो जाती है। मुख्य फसल चावल, दूसरी फसल का नाम पूछे तो याद रखें बाजरा। बाजरा शायद दिख रहा होगा आपको। दूसरी जो मुख्य फसल है वो है बाजरा। नेक्स्ट बात करें उनालू की फसल का, रबी की फसल। रबी की फसल की बात करें दोस्तों बुआई का समय है। देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, यदि एक का आपको पता है तो दूसरी चीजें अपने आप ही आ जाएगी। जो मैंने इसकी कटाई का समय है वही इसकी बुआई का समय है। जो खरीफ की फसल का कटाई का समय होगा वही इसकी बुआई का समय होगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में लिख दूँ इंग्लिश में ताकि आगे जगह बच जाएगी। अक्टूबर से लेकर के नवंबर, मध्य अक्टूबर से लेकर के मध्य जो नवंबर का समय होता है वो किसकी फसल का होता है, रबी की बोल सकते हैं हम लोग। गेहूँ है, सरसों है, तिलहन है, इस तरह की जो फसल है, या मेथी है, या जौ है, सौंफ है, ऐसी जो फसलें सारी की सारी किस में आ जाएगी। सूरजमुखी है, ये सारा तारामीरा है, पापड़ा है, ये सब इसी में दोस्तों। अब देखें, अब हमें ये पता है कि इसकी बुआई के समय अक्टूबर नवंबर है। तो अब मैं इसकी चर्चा कर चुका था कि जैसे नवंबर दिसंबर निकलेगा तो मार्च में क्या होली होती है हमारी आम बस। देखिए जब होली का मौसम होता है, अब अलग अलग स्टेट में क्या चीज़ें अलग अलग होती हैं। हमारी ये रीति रिवाज है, जैसे ही मार्च में क्या करेंगे 15 मार्च
से पहले इसको हम लोग क्या कटाई कर लेते हैं गेहूँ की, और जब तक कि नहीं खाते जब तक क्या कर देते हैं, जो होली में जब हम लोग जाते हैं और लकड़ी के आगे जो गेहूँ की दंगी होती है जिसे हम लोग बोल देते हैं ग्रामीण भाषा में, वो दंगी क्या करते हैं हम लोग उसको बांध के लेके जाते हैं और होली में के अंदर उसको सेक करके लेके आते हैं, और अपना जो भी पानी का परिंडा वगैरह होता है जहाँ पानी वगैरह रखते हैं हम लोग वहाँ उसको रखते हैं। ऐसा करते हैं कि उस वक्त क्या करते हैं, इस गेहूँ की जो नई फसल आती है उसका हम लोग पूजन करते हैं, उसके बाद में ही इसको हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। तो ये याद रखें कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि होली के आसपास जो हम लोग सेकने जाते हैं, इसका मतलब ये हो गया वो कौन सी फसल आ रही है, वो रबी की फसल आ रही है। ये इसका ट्रिक है, वैसे मैं ट्रिक आगे भी बताऊंगा, लेकिन रबी की फसल की याद रखें गेहूं से मतलब, क्योंकि गेहूं इसकी मुख्य फसल है। होली के आसपास में जैसे हम आती है तो हम क्या करते हैं, इसकी कटाई करके होली में जब जाते हैं तो हम लोग क्या इसको सेकने के लिए जाते हैं लकड़ी के बंद करके। तो इसका ये ट्रिक याद रखें। दूसरी बात यह है कि जैसे बुआई अक्टूबर में नवंबर में होगी तो इसकी कटाई ऑफिशियली है, और कटाई की बात मैं कर चुका हूँ मार्च, मध्य मार्च से लेकर के और अप्रैल, मध्य अप्रैल तक। मध्य मार्च से लेकर के दोस्तों मध्य अप्रैल का जो समय है वो किसका है, रबी की फसल का। एक एक चीज क्लियर कराऊंगा धीरे धीरे, सो दैट आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। बात करें इसकी मुख्य फसल की, इसमें चावल है तो इसमें याद रखें इसकी जो मुख्य फसल है वो है गेहूं। इसकी जो मुख्य फसल है रबी की फसल गेहूं है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जायद, इसकी बात करेंगे, गेहूं की बात करें थोड़ा सा बता देता हूं मैं। यदि प्रति हेक्टर के आधार पर देखें तो भारत में सर्वाधिक जो गेहूं उत्पादन करता है पंजाब, और लेकिन उत्पादन क्षमता के आधार पर देखें तो सर्वाधिक जो गेहूं उत्पादन करता है वो यूपी करता है। बल्कि यहाँ पर चावल की बात करूँ तो सर्वाधिक उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल करता है, लगभग 21.19% ये जो उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल ही करता है। और यहाँ पे याद रखें प्रति हेक्टर, दो क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रति हेक्टर के आधार पर क्वेश्चन पुट अप हो तो पंजाब है, और यदि आप डायरेक्ट पूछे उत्पादन क्षमता के आधार पर पूछे तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो गंगा का जो मैदान है सर्वाधिक यही उत्पादन होता है, क्योंकि उपजाऊ मैदान होता है वो। बात करें इसकी जायद की, और जायद की बात मैं कल बता चुका था दोस्तों। अब इसकी बात देखो, जो इसका काटने का समय है, आपको सिर्फ एक याद कर लेना, यदि कन्फ्यूजन है तो बाकी सीधी सीधी बातें हैं। जो इसका काटने का समय है वो इसका बुआई का समय, जो इसका काटने का समय है वो इसका बुआई का समय हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मार्च अप्रैल। कब बोई जाती है, मार्च अप्रैल, और हमें पता होगा मार्च अप्रैल में बोने के बाद में हम देखते हैं मई, लगभग 10 से 15 मई के आसपास में हम लोग देखते हैं गांव में ट्रॉली भर भर के सिटी में भी, और हमारे पास में तरबूज वगैरह, मथिरा वगैरह, मतीरे हैं, तरबूज है, खरबूजे हैं, ये ककड़ी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कासनी है, काश्मीरा है, ये चीज़ें हैं, ये आ जाती है। और हम लोग क्या करते हैं उसका सेवन करते हैं, और उसमें क्यों जो प्रोटीन के पाने की मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है, ऐसा कहते हैं। तो याद रखें, आप लोग भी खाएं। तो ये दूसरी बात यहाँ पर, जैसे मार्च अप्रैल होगा तो याद रखें इसका जो कटाई का समय है वो दोस्तों वो है मई और जून। जायद की जो फसल है वो मई जून में आ जाती है, और मई जून में सर्वाधिक ये बोने वाले जो क्षेत्र होता है वो उपजाऊ, या हम बोल सकते हैं जो रेतीला क्षेत्र होता है वहाँ ये चीज़ें सर्वाधिक होती है। याद रखें ये जो रेतीला क्षेत्र होता है वो सर्वाधिक इस तरह की खेती होती है, क्योंकि इसके लिए क्या है, रेतीला भाग चाहिए जिसमें आसानी से क्या है ये पैदा हो जाती है, इसको ज़्यादा पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब ये पूछेगा सर्वाधिक मुख्य फसल इसकी, तो इसकी मुख्य फसलें 5 हैं, मैं यही इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैंने कल लिखा था, मैं लिख दूँ इसको तरबूज, खरबूजा, नेक्स्ट लिख दूँ दोस्तों ककड़ी, और नेक्स्ट लिख दूँ काशनी, और कहीं कहीं पर ये लिखा होगा कासानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काशनी हम लोग समझ गए होंगे, पालक का ही एक रूप होता है, लेकिन पालक छोटा रूप होता है, लेकिन काशनी बड़ा रूप होता है, जो कि भैंस वगैरह, गाय वगैरह के जो चारे के लिए काम आता है, उसी में ये चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो हरी चीज़ें जो भैंस वगैरह जानवर के लिए जो चीज़ उगाई जाती है वो इसी क्षेत्र में आती है, और यहीं से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है काशनी किसका है। ये बातें हो गई थी क्लियर, ये डायग्राम के माध्यम से क्लियर हो गई। अब बात करेंगे हम लोग खरीफ की, और खरीफ की फसल को शायद यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। तो अब देखिए इसका तोड़ कैसे निकालें कि खरीफ की जो फसल है उस फसल को आधार पर देखें तो मुख्य जो फसल है उस फसलों को कैसे याद करें, इसकी बात करें। शायद इसको हटाना पड़ेगा दोस्तों, आप देख लें, मैंने रिपीट कर दिया है, दोबारा वीडियो को देख लें आप, सो दैट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब बात करेंगे कि इसकी जो मुख्य फसलें हैं खरीफ की, उसको कैसे याद किया जाएगा।
इसका जो तोड़ है वैसे तो हम लोग रटने को तो रट सकते हैं, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत होगा, क्योंकि मैं आपको जो ट्रिक बताऊँगा बिल्कुल शॉर्टकट है। शॉर्टकट का इन द सेंस ये नहीं है कि गलत होगा, 100% आपका क्वेश्चन वहाँ से सही होगा यदि आपने थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान दिया तो। बात करें, देखो मुख्य फसल की बात करें इसकी, कि इसमें मुख्य फसल कौन सी है। मुख्य फसलें कैसे याद हो, या तो हमारा इतना आईक्यू हो कि सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह ये याद कर लें। खरीफ की फसल की याद रखना, 90% जो खरीफ की फसल होती है वो वर्षा पे आधारित होती है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो जाए कि जो 90% जो फसल होती है खरीफ की वो मानसून के ऊपर ही आधारित होती है। मुख्य फसल की बात करें, या तो हमारा इतना आईक्यू हो कि हम लोग क्या है कि डायरेक्ट ही इसको याद कर लें, या हम लोग को इतना है समझ हो कि हमें रटते हम लोग पढ़ते सारी चीज़ें याद हो जाए। और तीसरा रास्ता यह है कि यदि उनका थोड़ा बहुत नाम याद है तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। देखो हो सकता है ट्रिक आपके समझ में आए या नहीं आए, लेकिन मेरी तरफ से बेस्ट ऑप्शन है, आप 2-3 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। पहली पहचान बताऊँ इसकी, पहली किसी भी शब्द में इसकी 4-5 ऐसे शब्द हैं जिसके ऊपर आपको पता चल जाएगा। किसी भी शब्द में यदि आधा अक्षर हो, शब्द में यदि आधा अक्षर, आधा अक्षर इन द सेंस हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो पहले हो, आखिरी हो, बीच में हो, कहीं पर भी हो, यदि किसी शब्द में आधा अक्षर आ रहा है, इसका मतलब 99.99% कौन सी फसल होगी, वो खरीफ की फसल है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करूं, आप बोलोगे सर बताइए उदाहरण लेते हैं। देखिए मैंने लिख दिया ग्वार, या मैंने लिख दिया ज्वार, मैंने लिख दिया ग्वार, मैंने लिख दिया दोस्तों अरंडी, मैंने लिख दिया मक्का। ये वाले जो शब्द हैं, देखो ज्वार है, मक्का है, अरंडी है, ये सारे शब्द में ही क्या है, 4-5 शब्द हैं जिसके अंदर आधा शब्द आ रहा है, वो चाहे बीच में हो, चाहे मध्य में है, चाहे ऐसे है, कैसे भी है। यदि वो अपने पास में पता चल रहा है कि उसमें आधा शब्द आ रहा है तो याद रखें, इसका थोड़ा सा आधार बना के रखें। यदि किसी शब्द में आधा अक्षर मिल रहा है आपको तो याद रखें कि वो खरीफ की फसल है। दूसरी बात एक और बताऊंगा आपको कि यहाँ पर जो शब्द होता है, कई बार हमें दाल से संबंधित क्वेश्चन पुट अप होता है, वो याद नहीं होता। दूसरा पहचान देखो इसका क्या है, यदि आपको एक पहचान हो गया तो दूसरी पहचान भी आसानी से कर सकते हैं। यदि खरीफ की फसल का आपको तोड़ का पता हो गया तो रबी की फसल आप आसानी से वहाँ से निकाल सकते हैं। देखें क्या दूसरा ट्रिक है इसका। पहला ट्रिक हो गया, कोई भी शब्द मिल गया, चाहे ज्वार है, चाहे ग्वार हो, चाहे अरंडी हो, चाहे मक्का हो, और एक और नाम लिख देता हूँ गन्ना। ये सारे शब्द किसके हैं, फसल किसकी है दोस्तों, खरीफ की है। ये 5-6 शब्द मिले तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, ये दिखते पता चल जाएगा खरीफ की फसल है साहब। दूसरे कोई शब्द ऐसे आ जाते हैं जिसकी कैसे पहचान करें कि ये खरीफ की फसल है, या रबी की फसल है, या जायद की फसल है। देखिए दिलहन की बात करें, या चने की दाल की बात करें, या मसूर की दाल की बात करें, इनका कैसे पता हो। तो देखिए क्या करना है, जैसे एक हमारे गाना चलता है कि जैसे बेबी को बेस पसंद है, ऐसे याद रखना कि रबी को क्या है, रबी को चना और मसूर की दाल ही पसंद है। याद रखें चना और मसूर की दाल, रबी को चना प्लस मसूर की दाल ही पसंद है, बाकी की सारी की दाल किस में आ जाएगी, मसूर की दाल। याद रखिए रबी को सिर्फ चना और मसूर की दाल ही पसंद है। आप रबी या तो किसी की अपने बच्चे का नाम रख लो, या पड़ोस में है, या अपने हस्बैंड का नाम रख लो, उसको 5-6 दिन बोलो लगातार कि रबी तेरे को चना और मसूर की दाल ही पसंद है। तो यहाँ तक जो दाल का जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। याद रखें रबी को सिर्फ चना और मसूर की दाल ही पसंद है, बाकी जितनी भी दाल हैं राजस्थान के अंदर सारे के सारे इसी में आ जाएगी आपके खरीफ में। तो सारी चीज़ें मुझे लग मोस्ट ऑफ जो फसलें हैं सारी किस्में आपको क्लियर होगी। खरीफ से संबंधित जो ट्रिक है, 2 ट्रिक हैं, आप इसको सीधी बातें हैं आप आराम से याद रख सकते हैं। रबी को 2 दाल पसंद है, चना और मसूर, बाकी की जो भी दालें हैं सारी कहाँ चली जाएगी, अपने खरीफ के अंदर। ये इसकी खरीफ की बात हो गई। अब बात करते हैं रबी की बात करें तो देखो वैसे तो मुख्य शब्द जो हैं 2-3 शब्द ऐसे हैं
जिसके ऊपर आप पकड़ सकते हो। जैसे मान लेते हैं अव की मात्रा है, शब्द ले लिया हमने अव की मात्रा। दो चीज़ें याद रखें, एक याद रखें अव की मात्रा या ओ की मात्रा, दूसरा शब्द ले गए तो बड़ा ओ की मात्रा। यदि किसी भी शब्द में इन तीनों का प्रयोग हो रहा है तो मैं लगभग 90% क्वेश्चन से आपका सही हो जाएगा। यदि आपको वहाँ उत्तर परफेक्ट नहीं आ रहा तो इससे चीज़ से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेता हूँ मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया जौ, मैंने लिख दिया गेहूँ, मैंने लिख दिया दोस्तों सौंफ, डबल ओ की मात्रा इसमें, मैंने लिख दिया मेथी, डबल ओ की मात्रा इसमें भी है, या हम लोग ये लिख दें यहाँ पर हो गई तो आई। ऐसे शब्द जिसमें जौ, गेहूँ, सौंफ, मेथी या औ की बात करें या बड़े ऊ की बात करें तो मैं लिख देता हूँ जैसे चकुंदर, मैंने लिख देता हूँ दोस्तों चकुंदर। तो ऐसे शब्द हैं। जैसे मैं एक और शब्द लिख देता हूँ, जैसे मैं मटर है। तो अब मटर में क्या है कि सादा सा शब्द है लेकिन वो यहाँ पर कन्फ्यूजन करते हैं आपको। तो ऐसे शब्दों को क्या है कि आपको खुद एनालिसिस करना है। जो भी शब्द बच रहे हैं 5-7 उसको आप क्या करिए, रटने का ऑप्शन है। बाकी जो मोस्ट चीज़ें हैं जिनको हम लोग पहचान कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। जायद के बारे में मैं बता चुका हूँ। जो भी 5-6 चीज़ें बच रही हैं उसकी बात करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने क्लियर करा चुका हूँ। अब बात करेंगे इसमें खरीफ की फसल में कितने कौन कौन सी फसल है, रबी की फसल में कौन कौन सी फसल है, उनके सबके मैं लखोजों को बता देता हूँ कि कौन कौन सी फसलें हैं जो किस किस के साथ में जुड़ी हुई हैं और कब कब इनके साथ में बोई जाती है, कौन कौन सी फसल रबी में है और कौन सी जो फसल है वो खरीफ की फसल में है। इन चीज़ों की हम लोग बात कर चुके थे, याद रखें। इस चीज़ के आधार पर बात करते हैं हम लोग खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसल। देखो मुख्य फसल की बात करें, मैं बता चुका था आपको चावल जो खरीफ की फसल में आती है। नेक्स्ट बात करें तो बाजरा खरीफ की फसल में आती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मक्का, इसी में आती है। ग्वार इसी से संबंधित है। ज्वार इसी से संबंधित है। अरंडी इसी से संबंधित है। चावल है, बाजरा है, मक्का है, ग्वार है, अरंडी है। नेक्स्ट बात करें तो अफीम है, कपास है, मूंगफली है, कपास, मोठ, मूंगफली, अफीम मल्टीपल है। खरीफ की फसल में भी बोई जाती है और रबी की फसल में भी बोई जाती है। चावल है, बाजरा है, मक्का है, ग्वार है, अरंडी है, कपास है, मोठ है, मूंगफली है, अफीम है। ये सारी चीज़ें जो क्या है, तिलहन है। दालें मैं बता चुका हूँ सारी, तिलहन। और एक ही शब्द में लिख दूँ मैं दालें। दालें जितनी भी हैं, चना और मसूर को छोड़ करके जो भी दाल हैं सारी किस्में आ जाएगी। ये सारी जो फसल हैं वो किसी से संबंधित है, वो खरीफ से है। रिपीट कर दूँ, चावल है, जो बाजरा है, मक्का, ज्वार, अरंडी, कपास, मोठ, मूंगफली, अफीम, तिलहन, दालें, ये सारी किससे संबंधित है दोस्तों, खरीफ की फसल से संबंधित है। अब बात करते हैं रबी की फसल से संबंधित। तो रबी की फसल में कौन कौन से फसलें हैं जो कि हमें पढ़ना है, इस आधार पर देखें मुख्य बातों को क्लियर करते हैं। रबी की फसल की मुख्य बात कर चुका था मैं। इसकी मुख्य फसल की बात है गेहूं, सरसों है। देखो रबी की फसल की बात करें, गेहूं जो कि भारत में सर्वाधिक की बात करें तो मैं बता चुका हूं पंजाब और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सरसों, चुकंदर है, मेथी है, जीरा है, तारामीरा है, पापड़ा है। गेहूं हो गया, सरसों हो गई, चुकंदर, मेथी, जीरा, पापड़ा, सौंफ,
सूरजमुखी, ये जो सारी जो फसलें हैं दोस्तों, वो सारी किसी से है, इसी से संबंधित है, रबी की फसल से। गेहूं है, सरसों है, चकुंदर है, मेथी है, जीरा है, तारामीरा है, पापड़ा है, सौंफ है, सूरजमुखी है। ये जो सारी फसल हैं, ये सारी किससे संबंधित है? रबी की फसल से। अब बात कर रहे थे हम लोग जायद की, और जायद के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका था पहले ही। उसमें 4-5 फसल मुख्य हैं, उसकी मैं चर्चा कर चुका था। अब बात करते हैं राजस्थान में 1-1, 2-2 मुख्य है फसलों की, कि चावल का जो कृषि है वो उसके लिए राजस्थान में क्या महत्व है और वो कहाँ पर सर्वाधिक होती है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो अब इसकी बात करते हैं, एक की बात करते हैं कि चावल है क्या चीज़ और किस फसल से संबंधित है, और वहाँ पर मुख्य जो बातें फैक्ट, वो हम लोग 1-1, 2-2 मुख्य जो फसल है उसकी फैक्ट की बातें करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। वैसे तो बहुत सारी फसलें हैं, सबका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन जो मुख्य फसलें हैं उसकी बात करते हैं। बात करें हम लोग चावल की, पहली फसल डालते हैं हम लोग चावल। सबसे पहले चावल की फैक्ट की बात करें, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो दोस्तों चीन, और दूसरा नंबर है हमारा भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। याद रखें, चावल सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, दूसरे नंबर पे भारत करता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक उत्पादन जो करता है, पश्चिम बंगाल करता है। नेक्स्ट बात करें इसका साइंटिफिक नाम पूछे या वानस्पतिक नाम पूछे तो याद रखें उसका ओरजा सेटिव हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पुट हो जाए। ओरजा सेटिव यहाँ से पूछ लेगा कि चावल का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, बताइए। नेक्स्ट बात करें इसमें तो इसे धान भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, चावल को धान के नाम से भी संबोधित किया जाता है, धान भी कहा जाता है। चावल भी कहा जाता है, तो याद रखें। रिपीट करता हूं मैं चावल के बारे में। इसे विश्व की बात करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन है वो चीन कर रहा है। भारत में बात करें तो दूसरे नंबर पे भारत उत्पादन करता है, और भारत में हम लोग पश्चिम बंगाल, यूपी या आंध्र प्रदेश, दो नाम आप लोग ले लें यहाँ पर। पश्चिम बंगाल के बाद में यूपी भी है, और तीसरी बात करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी इसका उत्पादन करता है। नेक्स्ट बात करें इसमें दोस्तों, राजस्थान के संदर्भ में सर्वाधिक जो चावल उत्पादन होता है वो बूंदी और हनुमानगढ़ में होता है। बूंदी हनुमानगढ़ राजस्थान की बात करें, सर्वाधिक जो चावल उत्पादन होता है दोस्तों बूंदी और हनुमानगढ़। इसका अनुसंधान पूछे दोस्तों कि अनुसंधान का है तो याद रखें इसका जो अनुसंधान है, इसका अनुसंधान जो है वो बांसवाड़ा में है। यहां से क्वेश्चन पुट अप हो कि जो अनुसंधान है, याद रखें चावल का जो अनुसंधान है वो है बांसवाड़ा में। अब बात करें इसके नेक्स्ट की, इसकी जो मुख्य फसल है उसकी बात करते हैं। वर्तमान में जो भारत में जो मुख्य फसल है वो देखो कातिकी है, वो राजस्थान में भी वही है। मुख्य फसल जो कि उत्पन्न की जाती है कातिकी है, और अगहिनी है, कातिकी, अगहिनी और भदई। कातिकी है, एक है इसकी अगहनी, और नेक्स्ट जो है फसल इसकी है भदई। ये तीनों ही फसल क्या है, सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान और भारत में बोई जाती है। नेक्स्ट बात करें इस चीज़ में संदर्भ में, भारत विश्व का लगभग 21.19% बोया जाता है दोस्तों, इसकी चर्चा कर चुके थे हम लोग। और चावल की जो नवीनतम किस्म है वो है माही और सुगंधा। यहाँ से यदि और क्वेश्चन पुट अप हो जाए तो वर्तमान में जो फसल है नवीनतम वो है माही, और दूसरी जो फसल है वो है सुगंधा। ये करंट की बातें हैं। करंट की पूछे कि नवीनतम जो नवीन किस्म है चावल की वो कौन सी है, याद रखें माही, और दूसरी जो फसल है वो है सुगंधा। ये जो नवीनतम है
चावल के बारे में बात कर रहे थे, इसे धान भी कहा जाता है। साइंटिफिक जो नाम पूछे तो ऊर्जा सेटिव विश्व में उत्पादन चाइना करता है, दूसरे नंबर पे भारत है। भारत में पूछे तो पश्चिम बंगाल, यूपी और आंध्र प्रदेश, इसे धान भी कहा जाता है। राजस्थान में पूछे दोस्तों तो राजस्थान में सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन होता है वो होता है बूंदी। दूसरा नाम पूछे तो हनुमानगढ़। तीसरा फैक्ट ये है कि इसमें जो अनुसंधान आपसे पूछेगा कि चावल का अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये उसका याद रखें, बांसवाड़ा में है। इसकी प्रमुख फसल जो होती हैं जो कि बोई जाती हैं वो बोई जाती हैं कार्तिकी, अगहनी और भदई। और वर्तमान में जो नवीनतम किस्म है इसकी वो याद रखें आपको, माही और सुगंधा। ये चावल के बारे में मुख्य फैक्ट थे। अब इसमें देखो तापमान भी है, वर्षा की मात्रा भी है, मतलब 180 से लेकर के प्लस जो भी मात्रा वर्षा होती है इसके लिए, क्योंकि पानी की सर्वाधिक उपयोगिता की जरूरत होती है, इसलिए तापमान 20 डिग्री से लेकर ऊपर के तापमान होता है। वो क्षेत्र राजस्थान में कुछ अलग है, हम लोग आंध्र प्रदेश यूपी में जाएंगे तो कुछ अलग हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि मौसम के जैसे जैसे परिवर्तन होगा वहाँ पे चीज़ें जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो इसलिए मैं वो आंकड़े यहाँ पर आपको लिखाना नहीं चाहता कि क्योंकि उसमें कई भी चीज़ें वहाँ पर क्या है अलग अलग चीज़ें डिफरेंट होती है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बूंदी में सर्वाधिक जो होती है वो याद रखें गरड़ बासमती। गरड़ बासमती बूंदी और हनुमानगढ़ में जो चावल उत्पादन होता है वो होता है सर्वाधिक गरड़ बासमती। ये शब्द याद रखना पड़ेगा आपको, गरड़ बासमती वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बूंदी और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक जो चावल की उत्पादन होता है वो जो कौन सी किस्म होती है याद रखें, गरड़ बासमती जो है चावल की सर्वाधिक चीज़ें उत्पादन होता है। अब बात करें इसकी दूसरे की बात करें तो देखो चावल की हो गई। अब बात करते हैं इसमें बाजरा कि बाजरा में मुख्य चीज़ें कौन सी है और बाजरा के जो फैक्ट हैं वो कौन सी है, क्योंकि हम लोग चावल इसका मुख्य फसल थी। अब बाजरे की बात करते हैं कि बाजरे के अंदर इसके मुख्य क्या क्या फसलें हैं जो कि हमें पढ़ना होता है दोस्तों, और उसके फैक्ट क्या हैं। बात करें बाजरा की, इसी आधार पर देखें तो बाजरा इसकी मुख्य दूसरी फसल है। खरीफ की फसल की पूछे, खरीफ की फसल की बात करें तो मुख्य जो दूसरी फसल है वो है बाजरा। और बाजरा का वानस्पतिक नाम पूछे तो याद रखिए पेनिसेटम टाइफोडम। पेनिसेटम टाइफोडम बात करें हम लोग बाजरा, और यहां पढ़ रहे हैं हम लोग दोस्तों भी खरीफ की फसल बाजरा। दूसरी बात यहां पे वानस्पतिक नाम पूछेगा पेनिसेटम टाइफोडम पूछे तो पेनिसेटम टाइफोडम, ये इसका वानस्पतिक नाम है। अब बात करें इसमें, इसका वानस्पतिक नाम हमने पढ़ा पेनिसेटम टाइफोडम। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो ये है इसका फैक्ट कि इसे गरीब का भोजन और राजस्थान का गौरव कहा जाता है। गरीब का भोजन और राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान से गौरव से याद रखें, इसे मेवाड़ की रोटी भी कहा जाता है कि ये चीज़ सर्वाधिक जो उत्पादन होता है राजस्थान में। क्षेत्र विशेष के पूछे तो मेवाड़, क्षेत्र विशेष के आधार पर पूछे तो मेवाड़ राज्य में जो है सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहा जाता है, इसलिए मेवाड़ की रोटी भी कहा जाता है इसको, तो ये याद भी रखें यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसका तीसरा फैक्ट पूछे तो यह एक अफ्रीकन पौधा है। यह एक अफ्रीकन पौधा है। अफ्रीकन पौधा है जो कि अफ्रीका से लाया गया था, और इससे याद होगा देखो ऐसा हम आम बोलचाल की भाषा में बोल लेते हैं जो बाजरा खाते हैं वो काले हो जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे सर्वाधिक उत्पादन यदि अफ्रीका में हो रहा है तो वहाँ के जो लोग हैं, जो कलर हैं, वहाँ पे जो रंग रूप है वहाँ कैसा है। अब ये बाजरे से है या वहाँ का जो टेम्परेचर है उससे है, इसका तो हम लोग पता नहीं सकते, लेकिन फिर भी ऐसा हमें ये याद करना है एग्जाम के आधार पर कि जो ये पौधा है अफ्रीका से है, अफ्रीका से लाया गया है और भारत में उत्पादन हो रहा है। भारत में बात करें सर्वाधिक देखें तो भारत में चौथा जो फैक्ट है सर्वाधिक उत्पादन करने में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक उत्पादन करने में पूछे तो राजस्थान का दोस्तों इसमें प्रथम स्थान है। और यदि राजस्थान में भी पूछे
कि राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन है किसके द्वारा किया जाता है, जिला कौन सा है, तो याद रखें अलवर। और दूसरा जो जिला पूछे तो याद रखें जयपुर। और दोनों ही जिले सर्वाधिक भैंस पशुपालन में भी नंबर 1 है। दोनों ही चीज़ याद रखें। सर्वाधिक जो भैंस पशुपालन है वर्तमान में जो 18 की रिपोर्ट है आर्थिक समीक्षा उसमें जयपुर आगे है, लेकिन जो 2015-16 का जो है उस आंकड़े उसमें अलवर आगे था भैंस के पशुपालन में। वर्तमान में जयपुर है, इसलिए याद रखें। चौथा जो फैक्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है देश का, और राजस्थान में पूछे तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है दोस्तों अलवर और जयपुर में होता है। नेक्स्ट बात करें, यदि इसके तापमान की भी पूछे तो तापमान बता देता हूँ। वैसे क्वेश्चन पुटअप नहीं होता, तो याद रखें 30 से लेकर के जो 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए जरूरी होता है। 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो उसके लिए जरूरी होता है, क्योंकि इस टेम्परेचर में इसमें पकने में जो है इसकी सहायता होती है। दूसरी बात करें वर्षा की, तो 25 से लेकर के 40 सेंटीमीटर, 25 से लेकर के 40 सेमी जो वर्षा होती है वो इसके लिए जरूरी होती है, सो दैट इसका जो है विकास हो सके और इसकी जो फसल है वो अच्छी हो सके। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन फैक्ट है इसमें, तो पूछेगा तो अनुसंधान याद रखें। आखिरी इसका जो फैक्ट है पूछेगा अनुसंधान याद रखें। इसका अनुसंधान जो है वो है बाड़मेर में। ये इसका फैक्ट बातें हैं। खरीफ की फसल में बाजरे की बात कर रहे हैं हम लोग। बाजरे का वानस्पतिक जो नाम है पेनिसेटम टाइफोडम, गरीब का भोजन कहा जाता है। राजस्थान का गौरव भी इसे कहते हैं, और मेवाड़ की रोटी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ में सर्वाधिक उत्पादन इसी का होता है। नेक्स्ट बात करें तो अफ्रीकन पौधा है। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें भारत में, तो सर्वाधिक जो उत्पादन हो रहा है वो राजस्थान में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, याद रखिए अलवर नंबर 1 पे है, और नंबर 2 की बात करें तो जयपुर है। नेक्स्ट इसका जो फैक्ट है तापमान का पूछेगा, तो तापमान याद रखें 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री का जो मध्य टेम्परेचर होता है वो इसके लिए सही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फैक्ट है वर्षा, वैसे पूछता नहीं है लेकिन फिर भी जो आंकड़े उस आधार पर अनुमानित जो आंकड़े चल रहे हैं इसके लिए वो याद रखें 25 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के जो टेम्परेचर होता है वो उसके लिए सही होता है। नेक्स्ट बात करें इसमें उन्नत किस्म पूछ लेता है कई बार। उन्नत किस्म, मुख्य फसल या उन्नत किस्म, तो याद रखें एक क्रिकेट की टीम है हमारी भारतीय जो कि IPL खेलती है और जिसका कैप्टन है विराट कोहली। याद रखें आरसीबी जो है सर्वाधिक उन्नत जो किस्म है वर्तमान में RCB है, जो कि राजस्थान में बोई जाती है। यहाँ तक कि बात याद रखें। नेक्स्ट है इसमें राजस्थान 171, दो याद रखें RCB और राजस्थान 171, ये जो दो किस्म है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट किस्म है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो संभावना थी वो सारे फैक्ट मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं दोस्तों। और इसी के साथ में जो बाजरे के जो फैक्ट हैं वो भी सारे क्लोज हो गए। अब बात करते हैं इसमें मुख्य और तीसरी फसल जो लेते हैं वो लेते हैं ज्वार। वनस्पतिक नाम पूछे, वनस्पतिक नाम होगा। मुख्य जो इसके फैक्ट हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। हमने इसको कहा था गरीब का भोजन, और ज्वार को कहा जाता है गरीब की रोटी। याद रखें दोनों में अंतर है। बाजरे को कहा हमने गरीब का भोजन, बल्कि जो ज्वार को कहा जाता है वो कहा जाता है गरीब की रोटी। और दूसरा जो इसकी बात है वो कहा जाता है मोटे अनाजों का राजा। ये भी याद रखें। अब बात करते हैं ज्वार की। नेक्स्ट जो फसल है जो इसके फैक्ट है उसकी बात करेंगे ज्वार से संबंधित याद रखें इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पूछेगा सोरगम वल्गर करके। वनस्पतिक नेम सोरगम वल्गर, ये इसका वनस्पतिक नाम है। यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा। दूसरी चीज पूछे तो इसे गरीब की रोटी कहा जाता है, गरीब की रोटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसे मोटे अनाजों का
राजा भी कहा जाता है, मोटे अनाजों का राजा भी कहा जाता है, ये भी याद रखें। यहाँ से ये फैक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। इसे गरीब की रोटी और मोटे अनाजों का राजा भी कहा जाता है और इसे सोरगम भी कहा जाता है। तीसरी बात पूछी तो इसे सोरगम भी कहा जाता है, सोरगम, इसे सोरगम भी कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, याद रखें इसे, इसकी जो मुख्य चीज़ें हैं वो ये है कि इसके लिए जो टेम्परेचर की बात करें, देखिए ज्वार के आधार पर देखें तो भारत में संदर्भ में बात करें तो आंध्र प्रदेश वाला जो बेल्ट है, आंध्र प्रदेश है, दक्षिण भारत है, वहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है और राजस्थान का जो है इसमें 8वां 9वां स्थान हो उत्पादन करने में। तो यहाँ से क्या है कि इनके जो आंकड़े हैं वो फैक्ट आधार पर कभी कभी चेंज होते रहते हैं, लेकिन इसकी चीज़ें हम लोग जो फैक्ट बातें हैं उसकी चर्चा हम लोग बात करते हैं इसमें तापमान की, और दूसरी बात करेंगे हम लोग इसकी वर्षा की। दोनों ही चीज़ें क्या है, अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पर जो अनुमानित आंकड़े हैं उसको शेयर कर रहा हूँ मैं। तापमान की बात करें इसमें तो 20 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री के मध्य, 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के जो मध्य तापमान होता है वो ज्वार के लिए फायदेमंद होता है। और यदि वर्षा की बात करें तो 40 से लेकर के और 130 सेंटीमीटर की बात करें, 40 से लेकर के 130 सेमी जो वर्षा होती है वो इस ज्वार के लिए फायदेमंद होती है। और मिट्टी की बात करें इसके लिए तो मिट्टी याद रखें, चिकनी काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। मिट्टी की बात करें चिकनी काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। ज्वार की बात कर रहे थे, इसका वनस्पति के नाम पूछे तो सोरगम वल्गर है, गरीब की रोटी, मोटे अनाजों का राजा, ये इसका सोरगम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तापमान से संबंधित है, क्वेश्चन पूछेगा तो 20 डिग्री लेकर के 30 डिग्री के मध्य है। वर्षा से संबंधित क्वेश्चन है तो 40 से लेकर के 130 सेंटीमीटर के मध्य है। और मिट्टी की बात करें यहाँ पर तो चिकनी काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। देश में बात करें तो राजस्थान का 5वां स्थान है और प्रथम स्थान महाराष्ट्र है। देश में बात करें दोस्तों सर्वाधिक जो होता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इसमें होता है। राजस्थान की बात करें यहाँ पर तो राजस्थान का ज्वार उत्पादन में 5वां स्थान है। यहाँ पर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, सर्वाधिक उत्पादन यहाँ होता है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो भारत में ज्वार उत्पादन में राजस्थान का जो है वो 5वां स्थान है। ये थी इसकी ज्वार से संबंधित जो बातें थी, वो फैक्ट बातें थी। अब बात करेंगे इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है फसल खरीफ में मक्का, और फिर बात करेंगे हम लोग जो रबी की जो मुख्य फसलें हैं उसकी बात करेंगे। बात करते हैं मक्का। मक्का के बारे में मैं आपको बता चुका था, मक्का में भी वही आधा शब्द बीच में कटा हुआ है, इसलिए खरीफ की फसल है। ज्वार की बात कर रहे हैं तो ज्वार की भी हमने पढ़ा है कि इसमें भी आधा शब्द है, इसलिए ये भी खरीफ की फसल है। ऐसे शब्द जिसमें आधा शब्द कहीं भी कटा फिटा हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे पहले हो, आखिरी हो, ऐसी फसलें सारी सारी खरीफ की फसल ही होती है। अब बात करें ज्वार की, और ज्वार का देखें ज्वार हो गया। अब बात करते हैं मक्का। पहली बात तो ये होगी, ये भी खरीफ की फसल है। दूसरा फैक्ट ये है, वनस्पति के नाम पूछेगा। वनस्पति का नाम ये है कि आपको ये सारी चीज़ें हैं जो रटनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या है कि ये नाम इसके हो जाएंगे। तो याद रखें जिया मेज, इसका वनस्पति का नाम है जिया मेज। इसका जो वनस्पति का नाम है वो जिया मेज है। और ये मक्का क्या है, बहुत कम मात्रा में बोया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ पर इस चीज़ को खाया भी जाता है, लेकिन जिसे हम लोग सिटी क्षेत्र में जाएंगे तो इस क्षेत्र का जो है बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। बल्कि राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर गोजरे की जो रोटी होती है जिसमें थोड़ा सा मक्का होता है, थोड़ा सा गेहूँ होता है, इस तरह करके थोड़ा सा जो है हमारा जौ की मात्रा होती है, ये तीनों को क्या करके मिक्स करके
खाया जाता है, जिसे हम लोग गोजरे की रोटी बोल देते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अदरवाइज हम लोग सिटी की मात्रा की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसे अनाजों की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके फैक्ट की बात करें दोस्तों, इसे अनाजों की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसका फैक्ट है, इसे अनाजों की रानी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो यहां से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। देखिए ये जो पौधा है, यह पौधा अमेरिकन पौधा है। अमेरिकन पौधा है। कैसे याद करना है कि अमेरिका, मैंने आपको बताया था कि बाजरा जो है जिससे खाएंगे रंग जो है वो काला हो जाएगा, इसलिए वो अफ्रीका चले जाएंगे। आपने देखा होगा जो मोटा अनाज ये है, मक्का है, ये जो इसका जो कलर होता है हल्का सा लाल होता है और पीला टाइप होता है। तो आप देखेंगे जो अंग्रेज होते हैं वो भी उसी कलर के होते हैं। तो ऐसे याद रखें, ये जो इसका जो रंग होता है लाल और हल्का सा पीला होता है। तो अंग्रेज यूएसए के जो लोग होते हैं वो भी ऐसे लाल और पीले से होते हैं हल्के से। तो उसमें जो कलर मैच हो रहा है, बाजरे का कलर खाएंगे तो काला हो जाएगा तो अफ्रीका चले जाएंगे। इसका रंग लाल और हल्का सा पीला है तो हम लोग क्या कहाँ चले जाएंगे, यूएसए। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि ये जो पौधा है ये क्या है, अमेरिकन पौधा है। नेक्स्ट बात करें इसमें, इस फसल में क्या है, ये फसल उपोष्ण कटिबंधीय पौधा होता है। लेकिन यहाँ तक देखें इस फसल में उपोषण की जगह ये भी याद रखें, वो कई जगह आपको देखेगा उपोषण कटिबंधीय पौधा। इस चीज को मैं क्लियर करता हूं, क्या है चीज। उपोष्ण कटिबंधीय का पौधा का मतलब होता है, जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, कर्क रेखा के नीचे वाला हिस्सा है वो तो शीत कटिबंधीय में आता है। लेकिन जैसे कर्क रेखा के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो उष्ण कटिबंधीय में आ जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें उष्ण कटिबंध प्लस शीतोष्ण कटिबंध दोनों ही मिश्रित रूप होते हैं, उस क्षेत्र को बोला जाता है, हम लोग क्या बोल लेते हैं उसको, उपोष्ण कटिबंध। इसलिए इसके लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त जो क्षेत्र होता है मक्का के लिए वो उपोष्ण कटिबंधी पौधा है। नेक्स्ट बात करें इसमें, याद रखें, अब इसकी बात करते हैं हम लोग इसमें तापमान की मात्रा और दूसरी बात करते हैं वर्षा की मात्रा। अब हमने पढ़ा था कि तापमान चाहे वो ज्वार का हो चाहे मक्का का हो लगभग समान सा होता है। इसमें वो 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसमें 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो इसके लिए उपयुक्त होता है, उपयुक्त। अब यहाँ से क्या है कि हो सकता है वो 24 डिग्री हो सकता है वो 29 डिग्री हो, तो लेकिन इसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इसके लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट बात करें इसके वर्षा से संबंधित, तो वर्षा याद रखें 40 से 50 सेंटीमीटर। अब जैसे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 40 से 50 सेंटीमीटर, तो आप एग्जाम में ऐसा नहीं है कि जो मैंने 40 से 50 लिखा है वही होगा, हो सकता है टेम्परेचर में ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पर 48 से 52 हो सकता है यहाँ पर, या 45 से 49 होता है। इसका मतलब ये 40, 38, 42 इसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होता है, इस फसल के लिए फायदेमंद होता है, जिससे कि उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसमें मुख्य बात, एक चीज़ याद रखें, इस फसल का जो सर्वाधिक विकास होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इस फसल का जो सर्वाधिक विकास होता है वो होता है रात्रि काल में। या हम मैं इसको लिख दूं इसको ऐसे लिख दूं मैं, इस फसल का जो सर्वाधिक विकास होता है वो रात्रि काल में होता है, क्योंकि दिन में क्या है सर्वाधिक जैसे धूप पड़ेगी तो इसका जो विकास की जो गति है वो मंद होती है। लेकिन जैसे ही रात के 10-11 बजे बाद में लेकर के सुबह तक जो मौसम होता है इस फसल की सर्वाधिक, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, बताइए कौन सी फसल है जिसका सर्वाधिक जो विकास है वो रात्रि काल में होता है। इस तरह के जो फैक्ट के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों को आप ध्यान में रखा करो। नेक्स्ट बात करें इसमें, इसकी मुख्य किस्म कौन सी है, माही है। बात करें यहाँ पर माही किंचन प्रमुख, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, माही कंचन, माही धवल, इसके प्रमुख यहाँ लिख देता हूँ, प्रमुख किस्म कौन कौन सी है याद रखें, दो नाम याद रख लें, माही किंचन और दूसरी है माही धवल।
धवल। आप इसको ऐसे याद रखें, माही मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, महेंद्र सिंह धोनी की। और धवल की जगह आप याद रख लें धवन। माही और धवन दोनों ही क्या खाना पसंद करते हैं, मक्के की रोटी। याद रखें, माही और धवन दोनों ही क्या खाना पसंद करते हैं, मक्के की रोटी। इसलिए दोनों ही कौन सी किसकी फसल से संबंधित है, मक्के की रोटी से संबंधित है, मक्के की फसल से संबंधित है। ये इसके फैक्ट बातें थे दोस्तों। मक्का, रिपीट कर देता हूँ, मक्का का सर्वाधिक जो विकास होता है वो रात्रिकाल में होता है। इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो जिया और मेज का कहलाता है। इसे अनाजों की रानी भी कहा जाता है। इसे अमेरिकन पौधा है ये। इसे उपोष्ण कटिबंधीय, ये इसका विकास सर्वाधिक जो इसका क्षेत्र होता है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट बात करें तो तापमान 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेंटीमीटर होता है। वर्षा की बात करें इसमें, देखें वर्षा की मात्रा 40 से 50 सेंटीमीटर होता है। ये इसकी फैक्ट बातें थी यहाँ तक। और आखिरी और बात है इसमें, एक और बात क्लियर कर देता हूँ बस। और जो फैक्ट है, इस फसल को पकने में देखें रात्रि काल में होगा तो इस फसल को पकने में लगभग 110 दिन का समय लगता है। 110 दिन का समय। आखिरी इसका जो फैक्ट था ये था, मक्के की जो फसल होती है एक बार बोने के बाद में लगभग 110 दिन का समय इसको लगता है। ये इसकी सारी चीज़ें क्लियर। वर्षा की मात्रा हो गई 40 से 50, तापमान हो गया 25 से। प्रमुख फसल इसको माही और धवल है। माही और धवन याद रख लेना। दोनों को कौन सी रोटी पसंद है, चावल की रोटी पसंद, मक्के की रोटी पसंद है। ये इसका मक्के की जो बातें थी वो फैक्ट बातें थी, यहाँ तक क्लियर। बहुत छोटी छोटी जो फसलें हैं और भी हैं, लेकिन जो इसमें जो मुख्य मुख्य आंकड़े हैं वो कोशिश करेंगे सारी फसलों की इसमें इंपोर्टेंट की जाए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं उन फसलों को क्या है कि हम लोग ऐड किए जाएँ। बाकी की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई भी बढ़िया किताब है आप उसको एक्सरसाइज करें उसके साथ में, और ऑब्जेक्ट जो बन रहे हैं उसको हाथ साथ निकालते रहे। आज के लिए इतना ही। और जितने भी यार दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, और जो आपके साथ में एजुकेशन संबंधित टच में है, दूर दराज बैठे हैं, या जयपुर और सिटी हो, किसी भी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सब लोगों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोनों में कोई भी पैसा नहीं है, दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सो दैट उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो और हमें भी इस चीज़ का क्या है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस है और हम नई नई बातें आपके साथ में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।